नमस्कार, मैं विनोद यादव। आज हम सीएनसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे सीएनसी मशीन होती क्या है। तो सीएनसी 3 वर्डों से हम देख रहे हैं मिल के बन रही है। सी, एन और सी। सी मतलब कंप्यूटर, एन मतलब न्यूमेरिकल और सी मतलब कंट्रोल। अगर हम इसको परिभाषित करें तो सीएनसी मशीन वह मशीन होती है जिसको हम कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल करते हैं। हम वर्कशॉप में बहुत सारी मशीनें देखते होंगे जो क्या होती है, हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं। उसको हम आधी चीज़ें ऑटोमेटिक और आधे हम क्या करते हैं, मैनुअली ऑपरेट करते हैं, खुद चलाते हैं उसमें। जबकि सीएनसी मशीन का सारा कंट्रोल हम जो करते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन का वर्गीकरण, तो एक्सिस के आधार पर सीएनसी मशीन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला, टू एक्सिस सीएनसी मशीन और दूसरा मोर देन टू एक्सिस सीएनसी मशीन। टू एक्सिस मतलब वह सीएनसी मशीन जिसमें सिर्फ दो अक्ष होते हैं, दो एक्सिस होती हैं, उसे हम टू एक्सिस सीएनसी मशीन कहते हैं। और जिसमें दो से अधिक एक्सिस होती हैं उसे मोर देन टू एक्सिस सीएनसी मशीन कहते हैं। टू एक्सिस सीएनसी मशीन में जो मशीन्स आती हैं उसमें हमारी सीएनसी टर्निंग को हम सीएनसी लेथ मशीन भी कहते हैं। और दूसरा सीएनसी वायर कट। ये दोनों मशीनें जो होती हैं टू एक्सिस सीएनसी मशीन होती हैं। ये दोनों एक्स और जेड एक्सिस में कार्य करती है। अभी जब आगे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सिस क्या है, कैसे ये हम जानेंगे कौन सी एक्सिस एक्स है और कौन सी जेड है। मोर देन टू एक्सिस सीएनसी मशीन जो होती है इसमें दो से अधिक एक्सिस होती हैं। जैसे देखो एक्स वाई जेड ए बी, ये क्या है, इन दो से जब अधिक एक्सिस हो जाएंगी तो मोर देन टू एक्सिस सीएनसी मशीन कहते हैं। इनमें जो आती है हमारी मशीन उसमें सीएनसी मिलिंग, सीएनसी ग्राइंडिंग, ये दोनों जो है मोर देन टू एक्सिस, यानी इसमें दो से अधिक एक्सिस होती हैं, दो से अधिक अक्ष होते हैं। इसके बाद सीएनसी मिलिंग को अगर हम डिवाइड करें, जैसे हम वर्कशॉप में मिलिंग मशीन देखते हैं, दो तरीके की होती है, एक वर्टिकल मिलिंग मशीन, दूसरा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ऐसे ही सीएनसी मिलिंग मशीन को भी दो भागों में बांटा जाता है, वीएमसी और एचएमसी। वीएमसी, वीएमसी का मतलब है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। इसका वर्गीकरण कैसे, जैसे हम देखते हैं मिलिंग मशीन को तो हमारी एक्सिस के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। अगर क्या टूल की एक्सिस वर्टिकल है तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन। और टूल की एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं वो जमीन के लेते हैं। अगर जमीन के वर्टिकल है, हम जमीन के 90 डिग्री पे हमारी टूल की एक्सिस है तो हम कहेंगे कि वर्टिकल है। और अगर जमीन के पैरेलल है, समांतर है, तो हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर जो होता है इसमें टूल की जो मशीन, टूल की जो एक्सिस होती है वो वर्टिकल होती है जमीन के। वीएमसी को हम वर्टिकल मशीनिंग सेंटर कहते हैं और एचएमसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, इसमें जो होती है हमारी टूल की एक्सिस वो जमीन के पैरेलल होती है। इसके बाद सीएनसी, अब हम जो पढ़ेंगे सीएनसी लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। सीएनसी लेथ को हम सीएनसी टर्निंग मशीन भी कहते हैं। तो सीएनसी लेथ का कार्य सिद्धांत क्या है, तो जैसे हम वर्कशॉप में नॉर्मल लेथ मशीन या जिसको हम सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन बोल सकते हैं, हमने देखा होगा लेथ मशीन में क्या होता है, हमारा वर्क पीस रोटेट करता है और टूल कटिंग का कार्य करता है। टूल आगे पीछे हमारा मूव करके कटिंग का कार्य करता है। सेम वही प्रोसेस क्या होता है सीएनसी लेथ मशीन में भी होता है। बस अंतर दोनों में क्या होता है कि सीएनसी लेथ मशीन में जो हम मशीन को कंट्रोल करने के लिए, हम कहें कि मशीन को चलाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जबकि जो नॉर्मल लेथ मशीन हम वर्कशॉप में देखते हैं उसमें कंप्यूटर नहीं लगा रहता है, लेकिन प्रोसेस, हम कहें कि कार्य करने का सिद्धांत दोनों का क्या है, सेम है। तो सीएनसी टर्निंग का कार्य सिद्धांत अगर हम कहें तो इसमें वर्क पीस या जाब रोटेट करता है और टूल क्या करता है, कटाई का कार्य करता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल से भी एक ये ड्राइंग बनी हुई है। इसमें ये हमारा चक है। चक में हम क्या करते हैं, वर्क पीस को पकड़ते हैं। तो हमने चक में वर्क पीस को
पकड़ लिया है। अब ये वर्क पीस क्या कर रहा है, चक जो होता है मोटर से लगा होता है। सीएनसी मशीन में जो हम मोटर यूज करते हैं वो सर्वो मोटर होती है। उससे हमारा क्या होता है, स्पिंडल कनेक्ट होता है। स्पिंडल में क्या होते हैं, जाज होते हैं। उस जाज के अंदर हम वर्कपीस को पकड़ते हैं। तो हमने क्या किया, वर्कपीस को पकड़ लिया है और ये क्या करता है, रोटेट करता है। और जो टरेट में बंधा हुआ टूल है वो आके कटिंग का कार्य करता है। अभी आगे जब देखेंगे सीएनसी मशीन के मेन भाग, मुख्य भाग क्या क्या है सीएनसी लेथ के, तो उसमें सारी चीज़ें ये क्या है, हेड स्टॉक क्या है, टेल स्टॉक क्या है, टरेट क्या है, उनको बाकी जो सिस्टम्स हैं सीएनसी मशीन के उनको भी देखेंगे। तो प्रिंसिपल अभी हमने देखा। तो सीएनसी जो नॉर्मल लेथ मशीन होती है वैसे ही सीएनसी लेथ भी हमारा वर्क करती है। तो आगे देखें। अब सीएनसी मशीन के मुख्य भाग, सीएनसी लेथ मशीन के जो है मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो सीएनसी के अलावा अगर हम नॉर्मल लेथ की बात करें तो हम देखते हैं उसमें भी जो मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है हेड स्टॉक, दूसरा टेल स्टॉक और तीसरा कैरेज होता है। कैरेज पे हमारा क्या होता है, टूल पोस्ट लगा होता है जिसमें हम टूल को बांधते हैं। पर सीएनसी जो लेथ मशीन होती है उसमें कैरेज की जगह क्या होता है, टरेट लगा होता है। अभी टरेट हम देखेंगे क्या होता है। तो हेड स्टॉक सीएनसी मशीन के मुख्य भाग में पहला हेड स्टॉक, दूसरा टेल स्टॉक और तीसरा टरेट। अब हेड स्टॉक का काम क्या होता है, तो हेड स्टॉक जो सीएनसी मशीन का होता है इसका काम होता है वर्कपीस या हम कहें कि जाब को पकड़ना और घुमाना। तो हेड स्टॉक जो होता है वो जाब को पकड़ने और घुमाने का कार्य करता है। अब हेड स्टॉक के मुख्य भाग, हेड स्टॉक के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा स्पिंडल मोटर। स्पिंडल मोटर, स्पिंडल मोटर जो होता है वो स्पिंडल को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीएनसी लेथ मशीन में जो हमारी मोटर होती है वो सर्वो मोटर होती है। सर्वो मोटर और जो नॉर्मल लेथ मशीन में मोटर लगी होती है हमारी, उनमें अंतर यह है, नॉर्मल लेथ मशीन में हम मोटर के द्वारा स्पीड को कम या अधिक नहीं कर सकते। स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए गियर सिस्टम प्रयोग किया जाता है। पर सर्वो मोटर की खासियत ये है कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करके यानी वोल्टेज को कम अधिक करके हमारी स्पीड को कम अधिक कर लेती है। तो सीएनसी मशीन में जो मोटर यूज किया जाता है उस मोटर को हम बोलते हैं सर्वो मोटर। इसी मोटर के द्वारा हम क्या करते हैं, स्पिंडल को घुमाते हैं। आगे स्पिंडल, तो स्पिंडल क्या करता है, स्पिंडल जो है वो जाब को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पिंडल ही क्या करता है, जाब को घुमाने का कार्य करता है। स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल मोटर से जुड़ा होता है। जब मोटर चलती है तो उससे जुड़ा हुआ स्पिंडल भी क्या करता है, रोटेट करता है। हम स्पिंडल को दो तरीके से रोटेट करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सीएनसी मशीन का सारा कंट्रोल जो होता है कंप्यूटर के द्वारा होता है। इसमें हम दो तरीके के कोड यूज करते हैं, आगे हम देखेंगे इसे। एक होता है जी कोड और दूसरा एम कोड। एम कोड जो होता है मशीन टूल को निर्देश देने का कार्य करता है और जी कोड जो होता है वो कोऑर्डिनेट के लिए, वर्कपीस की कोऑर्डिनेट में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। तो स्पिंडल जो होता है स्पिंडल मोटर से कनेक्ट होता है। जब मोटर चलती है तो स्पिंडल भी रोटेट होता है। दो तरीके से स्पिंडल घूमता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वो हम अपने काम के आधार पे उसे रोटेट करते हैं जैसे हमें वर्क करना होता है। तीसरा भाग है ड्रा बार। तो देखिए, अगर हम चक देखें तो स्पिंडल, चक, जाज, तो जो चक को क्लैंप और डी क्लैंप करने का काम करता है वो ड्रा बार करता है। ड्रा बार जो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर से जो जबड़े होते हैं यानी जाज होते हैं उसको खोलने और बंद करने का कार्य करता है। अब कैसे करते हैं, तो सीएनसी मशीन को ऑपरेटिंग मोड अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग मोड जो होता है ऑटो, एमडीआई, जॉब, अलग अलग मोड होते हैं ऑपरेटिंग मोड जिसमें हम सीएनसी मशीन को ऑपरेट करते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक चला रहे हैं तो ऑटो मोड में चलाएंगे। अगर हम
छोटे प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो एमडीआई मोड में रन करते हैं प्रोग्राम को। वो क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव नहीं होता है। और सबसे मेन जो होता है, अगर हम मैनुअली मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस मोड को बोलते हैं जाग मोड। तो इसी में हम स्पिंडल को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चक को क्लैंप डी क्लैंप कर सकते हैं मैनुअल मोड में। क्लैंप डी क्लैंप करने के लिए हमारा जो कंट्रोल पैनल होता है मशीन का, कंट्रोल पैनल में जब क्लैंप डी क्लैंप की स्विच होती है तो उसके द्वारा हम उस स्विच को प्रेस करके हम चक को डी क्लैंप या क्लैंप कर सकते हैं। या मशीन ऑपरेटर के पैर के पास, या जो मशीन को चलाता है उसके पैर के पास भी क्लैंप डी क्लैंप का फुट स्विच होता है। उस फुट स्विच के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, चक को क्लैंप डी क्लैंप कर सकते हैं। इसमें हम वर्कपीस को लगाने के बाद डी क्लैंप लगाने के बाद क्लैंप दबा देंगे तो वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। और डी क्लैंप अगर हम प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, जाप को छोड़ देता है। ये सारा किस पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर पे वर्क करता है। इसके बाद चक, तो चक जो होता है यह जबड़े को, जाज को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो होता है चक स्पिंडल पे फिट होता है। स्पिंडल किससे जुड़ी होती है, मोटर से। और स्पिंडल पे चक लगा होता है और चक के अंदर क्या होते हैं, जहाज होते हैं। इस जहाज की सहायता से हम किसी वर्कपीस को पकड़ने का कार्य करते हैं। जहाज जो होता है यही क्या करता है, जहाज को पकड़ने का काम करता है। इसके बाद दूसरा भाग है हमारा सीएनसी मशीन का, टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक जैसे हम नॉर्मल लेथ मशीन में देखते हैं, टेल स्टॉक का काम क्या होता है, हमारा लंबे जाबों के इंड यानी दूसरे सिरों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सीएनसी लेथ मशीन में भी टेल स्टॉक का यही काम होता है। जो लंबे जाब होते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। टेल स्टॉक के अगर भाग देखें तो टेल स्टॉक के जो मुख्य भाग है इसमें टेल स्टॉक बॉडी और दूसरा कील। कील जो होता है टेल स्टॉक बॉडी में फिट होता है। जो कील रहता है इसको हम रिवॉल्विंग सेंटर बोलते हैं। रिवॉल्विंग मतलब ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है। तो ये सपोर्ट प्रदान करने के साथ साथ स्पिंडल के साथ ये भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जैसे स्पिंडल घूम रहा है तो रिवॉल्विंग सेंटर भी क्या करता है, सपोर्ट देने के साथ साथ घूमता है। इससे फायदा क्या होता है कि लंबे जाब में वाइब्रेशन जो होते हैं कार्य करते समय वो कम हो जाता है और दूसरे सिरे से सपोर्ट मिल जाती है। तीसरा भाग देखें तो टरेट। तो हमने बताया कि नॉर्मल लेथ मशीन में भी दो भाग होते हैं, हेड स्टॉक, टेल टेल स्टॉक, ये दोनों तो होते हैं। पर तीसरा जो मेन भाग होता है लेथ मशीन का वो होता है कैरेज। कैरेज में हमारा क्या होता है, टूल होल्ड, टूल पोस्ट होता है। और टूल पोस्ट में ही हम क्या करते हैं, टूल को पकड़ते हैं। पर सीएनसी लेथ मशीन में कैरेज ना होके कैरेज की जगह पे क्या होता है, टरेट होता है। तो टरेट का कार्य क्या है, तो यही क्या करता है, टूल को पकड़ता है यानी टूल को होल्ड करता है। और होल्ड करने के साथ साथ कटिंग के दौरान जो फोर्स उत्पन्न होती है, कटिंग फोर्स उत्पन्न होते हैं, उसके विरुद्ध क्या करता है, सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो टरेट टूल को पकड़ने के साथ साथ कटिंग के दौरान क्या करता है, सपोर्ट भी प्रदान करता है। अब टरेट के अगर मुख्य भाग देखें क्या क्या होते हैं, तो मेन पार्ट्स ऑफ टरेट्स जो है, इसमें पहला हमारा टरेट बॉडी। टरेट बॉडी यह क्या करता है, टरेट के जो भी पार्ट्स हैं उनको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम जो टरेट होता है सीएनसी मशीन में, ये हम बता दें आपको, ये 6 नंबर्स, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर्स में अवेलेबल होता है। 6 नंबर्स मतलब क्या है इसका, कि एक साथ टरेट में हम 6 टूल को होल्ड कर सकते हैं यानी पकड़ सकते हैं। 8 का मतलब एक साथ हम 8 टूल को पकड़ सकते हैं। 10 का मतलब एक साथ 10 टूल पकड़ सकते हैं। 12 मतलब एक साथ 12 टूल को हम पकड़ सकते हैं। तो टरेट बॉडी क्या होता है, टरेट के जो पार्ट्स हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम 12 का टरेट प्रयोग कर रहे हैं यानी 12 टूल एक साथ बजेंगे,
उसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4, इस तरीके से 12 टूल। हमें 4 नंबर का टूल क्या करना है, फ्रंट पे ले आना है, तो उसे रोटेट करना होगा। मान लीजिए इस समय 8वां टूल सामने है और हमें उसे रोटेट करके चौथा टूल ले आना है। तो इसको जिसकी सहायता से हम ले आते हैं उसे ही हम कहते हैं टरेट इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं, टरेट को हम घुमाते हैं एक एक टूल करके। जैसे मान लो 1 नंबर टूल है, इंडेक्स किए 2 नंबर आ गया, फिर इंडेक्स किए 3 नंबर आ गया, फिर इंडेक्स किए 4 नंबर आ गया। तो इसको हम कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग मोड हम अभी हल्का सा बात किए थे उस पर। तो जॉग मोड में जाके टरेट इंडेक्स बटन को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। टरेट इंडेक्स बटन कंट्रोल पैनल पे होता है, इसको अभी हम देखेंगे कंट्रोल पैनल क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टरेट इंडेक्स बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होता है, टरेट इंडेक्स होता है। तब इंडेक्स होगा जब क्या होगा, जॉग मोड में होगा। बाकी हमने जो मोड बताया जैसे ऑटो मोड, एमडीआई मोड, इनमें होगा तो क्या होगा, एमडीआई मोड में होता तो हम क्या करेंगे, कोड का प्रयोग करके, जो हमने बताया जी कोड एम कोड, तो मशीन को निर्देश देने के लिए एम कोड, तो एम कोड का प्रयोग करके हम टरेट को हम रोटेट करेंगे, या उसमें हम जो टूल सेलेक्ट करेंगे वो टूल सामने आ जाएगा। पर मैनुअली अगर हमें करना है तो हमें जॉग मोड में डाल के टरेट इंडेक्स बटन को प्रेस करके हम उसको इंडेक्स करते हैं। तो इसमें ड्राइव सिस्टम जो होता है, तो टरेट को इंडेक्स करने के लिए यह ड्राइव सिस्टम प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 तरीके के ड्राइव सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं जो टरेट को इंडेक्स करते हैं। पहला जो है मैकेनिकल टाइप, इसमें जो होता है टरेट को मोटर के द्वारा इंडेक्स करते हैं। और दूसरा हाइड्रोलिक टाइप, हाइड्रोलिक टाइप में टरेट को जो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर से इंडेक्स करते हैं, यानी घुमाते हैं। इंडेक्स का मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, घुमाना। तो मैकेनिकल टाइप में हम मोटर के द्वारा टरेट को घुमाते हैं, और हाइड्रोलिक टाइप में हम हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा टरेट को इंडेक्स करते हैं। कैसे करते हैं वो हमने बता दिया। जॉग मोड में जाते हैं, टरेट इंडेक्स बटन को प्रेस करते हैं, और ये तब जब मैनुअल मोड में करना है। ऑटोमेटिक मोड में हम सीधे प्रोग्राम में डाल देते हैं, 4 नंबर टूल काम करेगा, तो 4 नंबर टूल ऑटोमेटिक इंडेक्स होकर सामने आके कटिंग का कार्य करने लगता है। अब इसके बाद आगे टूल होल्डर। टूल होल्डर जो होता है, यह टूल को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो होता है टरेट के स्लॉट में फिट होता है। टूल होल्डर क्या होता है, टूल को पकड़ता है। टूल होल्डर ब्लॉक, टूल होल्डर जो होता है वो स्लीव में फिट होता है। स्लीव जो होता है ब्लॉक में फिट होता है। यह आईडी टूल, देखिए आईडी ओडी, ओडी मतलब आउटर डायामीटर, आईडी मतलब इंटरनल डायामीटर। तो यह आईडी टूल होल्डर को, यानी इंटरनल डाया को जो जो टूल होल्डर है उनको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद टूल, तो यही टूल क्या करता है, कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टूल प्रयोग किए जाते हैं सीएनसी मशीन में, वो 2 तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। पहला सिंगल बॉडी, और दूसरा टू पार्ट। सिंगल बॉडी में क्या होता है, हमारा पूरा टूल एक ही मटेरियल का बना होता है, एक ही पार्ट होता है, कोई भी अलग से उसमें भाग नहीं होता है। और टू पार्ट्स में क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला सीएनसी का टूल इंसर्ट, और दूसरा टूल होल्डर। आगे हम पढ़ेंगे टूल इंसर्ट क्या होता है, कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी सिर्फ सिंपल जान लीजिए कि जो 2 पार्ट्स वाले होते हैं उसमें पहला होता है टूल इंसर्ट और टूल होल्डर। टूल होल्डर में हम क्या करते हैं, जैसे ब्रेजिंग हम सीएनसी लेथ के अलावा जो नॉर्मल लेथ मशीन पे वर्क करते हैं, तो मैक्सिमम हम एचएसएस हाई स्पीड स्टील का कटिंग टूल प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम ब्रेजिंग वाले टूल भी, जिसमें कार्बाइड की बीट क्या होती है, हमारे इंड सिरे पे या कटिंग वाले सिरे पे हम कहें कि ब्रेज करके जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, टूल होल्डर में इंसर्ट को स्क्रू के द्वारा हम टाइट कर देते हैं। इंसर्ट क्या होता है, यही कटिंग का कार्य करता है। बाकी टूल होल्डर क्या करता है, सिर्फ इस इंसर्ट को पकड़ने का कार्य करता है। टूल होल्डर और इंसर्ट 2 भाग वाले में फ़ायदा ये है कि अगर इंसर्ट खराब हो गई तो उसे हम पुनः क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे इंसर्ट के द्वारा। जबकि सिंगल बॉडी वाले में हमारा क्या है, अगर वो घिस गया तो फिर क्या है, वो उतन हमारे काम के लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो होता है टूल होल्डर, यानी 2 पार्ट्स वाले कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिखाया है कि जो इंसर्ट होंगे आईडी टर्निंग, ओडी टर्निंग, ओडी मतलब आउटर डायमीटर की टर्निंग के लिए इंसर्ट, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग तरीके के इंसर्ट प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा आईडी टर्निंग मतलब इंटरनल डायमीटर की टर्निंग, थ्रेडिंग, थ्रेडिंग के लिए अलग इंसर्ट होगा, पार्टिंग के लिए अलग होगा। तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग इंसर्ट होते हैं। आगे जब इंसर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें समझ में आएगी। इसके अलावा जो सीएनसी के और भाग होते हैं उसमें हमारा है लुब्रिकेशन सिस्टम। जैसे लुब्रिकेशन सिस्टम, ये हमने देखा कि सीएनसी मशीन में क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है हाइड्रोलिक के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसमें तरल होता है यानी आयल भरा होता है हम कह रहे हैं। तो वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो जब भी हम सीएनसी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम, हमारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। अगर थोड़ी भी ऑयल की कमी या कुछ भी दिखा रहा है तो हम उसे चेक करके सही कर लेते हैं। तो लुब्रिकेशन सिस्टम भी क्या होता है, सीएनसी मशीन का एक भाग होता है। इसके बाद कूलेंट सिस्टम। तो हम जानते हैं सीएनसी मशीन क्या होती है, बहुत हाई स्पीड पे वर्क करती है। इसमें स्पीड को हम बहुत बढ़ा घटा सकते हैं, यानी बहुत अधिक स्पीड पे भी काम करते हैं। तो अगर ज़्यादा स्पीड पे काम करते हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है। तो उसको हीट को कम करने के लिए हम कूलेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कूलेंट सिस्टम ऑन ऑफ करने के लिए हम जॉब मोड में जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जब काम करते हैं, आगे जब प्रोग्राम देख पढ़ेंगे हम तो उसमें ये चीज़ें समझ में आएगी ज़्यादा डीपली, अभी नॉर्मल हम देख रहे हैं बस। तो कूलेंट सिस्टम को हम जॉब मोड में जाके स्विच के द्वारा कंट्रोल पैनल में जो स्विच है, कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ, कूलेंट ऑन स्विच से हम कूलेंट को ऑन कर सकते हैं। उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो मशीन में कूलेंट है या नहीं। अगर कूलेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें कूलेंट भर लेंगे। और ऑन ऑफ कैसे करेंगे, तो हमने बताया कि जॉब मोड में जाके कूलेंट ऑन बटन को प्रेस करेंगे तो कूलेंट ऑन हो जाएगा, कूलेंट ऑफ बटन को प्रेस करेंगे तो कूलेंट ऑफ हो जाएगा। और प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम एम कोड के द्वारा कूलेंट को ऑन और ऑफ करते हैं। एम कोड में हम एक से अगर कूलेंट को ऑन करें, जैसे मान लो M07 से कूलेंट को ऑन कर रहे हैं, M08 से क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अगर M08 से कूलेंट को ऑफ कर रहे हैं तो M09 से क्या कर सकते हैं, कूलेंट को ऑफ कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये जो तीन पार्ट्स है, इसके अलावा भी जो सीएनसी के मुख्य भाग में हमारे आते हैं वो लुब्रिकेशन सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम और कूलेंट सिस्टम। तो ये हमारे सीएनसी के मुख्य भाग थे। अब आगे हम देखेंगे कि सीएनसी, हम सीएनसी लेथ मशीन के बारे में देखा। सीएनसी लेथ मशीन क्या होती है, दो एक्सिस में वर्क करती है, पहला एक्स और दूसरा जेड। तो अब हम एक्सिस के बारे में देखते हैं कि एक्सिस जो होती है, तो आगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट जैसे हम ज्योमेट्री पढ़े होंगे, उसमें जैसे कोऑर्डिनेट हम ज्ञात करते हैं, वैसे ही सीएनसी में वर्क पीस के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो जो एक्सिस होती है, एक्सिस हमने देखा सीएनसी लेथ दो एक्सिस में वर्क करती है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है वो दाया वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस करते हैं, और उसकी जो हमारी सेंटर लाइन है उसकी एक्सिस को हम जेड एक्सिस करते हैं। तो जो सीएनसी मशीन में कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए सिस्टम यूज किए जाते हैं, दो तरीके के सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला अगर हम बोले तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट,
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा जो होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों में अंतर क्या है, देखिए हम बताते हैं क्या अंतर है। जैसे सिंपल यहाँ पे हम अगर एक ड्राइंग बना लें, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मशीन को मालूम होना चाहिए। ये हम जब ऑफसेट लेते हैं, अभी हम आगे ऑफसेट देखेंगे ऑफसेट क्या होता है। अभी हम कोऑर्डिनेट समझे, तो ये वाली एक्सिस हमने बताया कि अगर यहाँ पे अगर हम कोई वर्क पीस ही बना देते हैं, एक मान लीजिए ये वर्क पीस है, तो हमने बताया कि ये हमारी क्या है, डाया वाली एक्सिस क्या कहलाती है, एक्स कहलाती है, और जो इसकी सेंटर वाली एक्सिस है उसको हम जेड कहते हैं। तो ये वाली एक्सिस क्या है, हमारी जेड एक्सिस है। ये वाली क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर हम क्या करें, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हम दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो जेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बाईं तरफ आ रहे हैं तो हमारा जेड क्या होगा, निगेटिव होगा। अब एब्सोल्यूट में क्या होता है, मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, नियत होता है। अगर ये हमारा बता दिया कि मूल बिंदु है, तो हर एक कोऑर्डिनेट के लिए, जैसे मान लीजिए हम एक दो कोऑर्डिनेट में भी देख लेते हैं, ये मूल बिंदु क्या होगा, नियत होगा। जैसे मान लीजिए एक हम इसको मान ले रहे हैं ए पॉइंट, इसको हम मान ले रहे हैं बी। लीजिए एक और हमने बना लिया, ये मान लें कि एक एक एम पे है। तो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में अंतर क्या है, तो एब्सोल्यूट में हमारा जो मूल बिंदु होता है वो हमेशा फिक्स होता है, एक ही होगा मूल बिंदु। लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। तो एब्सोल्यूट में अगर हमने ये मान लिया तो ए के लिए भी मूल बिंदु यही रहेगा, बी के लिए भी मूल बिंदु यही रहेगा, और सी के लिए भी मूल बिंदु क्या होगा, यही होगा। पर इंक्रीमेंटल में क्या होगा, मूल बिंदु हमेशा बदलता रहता है। जैसे यहाँ से हम कटिंग करते हुए यहाँ पहुँच गए, तो अब बी के लिए ये क्या होगा, मूल बिंदु हो जाएगा। यानी इंक्रीमेंटल में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, हम कहें कि मूल बिंदु होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। और एब्सोल्यूट में हमारा हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है कि एक ही मूल बिंदु होगा। इसीलिए अब देखिए ज़्यादातर कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। ज़्यादातर हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारा क्या हुआ, कोई एक मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्ञात करने में हमारी एरर आ गई, गलती हो गई हमसे, तो जो हम जॉब बना रहे हैं उसके सिर्फ एक डायमेंशन में गड़बड़ी होगी, यानी गलती होगी। अगर हमने इंक्रीमेंटल में बनाया है तो अब इसके रेफरेंस से आगे जितने भी हमने कोऑर्डिनेट लिए होंगे सारे गलत होंगे। तो एक बार एब्सोल्यूट में अगर गलती हुई तो उसे करेक्शन करना या सही करना थोड़ा आसान है, या हम उसको सही कर सकते हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल में अगर हमारी गलती हुई तो उसे सही करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट गलत है तो उसे तो हम सही कर सकते हैं, अगर सारे गलत है तो कैसे सही करेंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं वो किस में करते हैं, एब्सोल्यूट में करते हैं। तो हम पहले दोनों में देखेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम एक वर्कपीस का कोऑर्डिनेट ज्ञात करके देखते हैं।
जैसे मान लीजिए यही वर्क पीस है हमारा, इसकी ये वाली डाया हम मान ले रहे हैं कि क्या है, 10 है। ये वाली डाया क्या है, 20 है। ये दूरी हम मान ले रहे हैं क्या है, 10 है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान ले रहे हैं क्या है, 20 है। तो हम एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में कोऑर्डिनेट ज्ञात करना देखते हैं। हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो मशीन टूल है उसको बता दिया। इस पॉइंट को हम वर्क जीरो भी कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये वर्क का जीरो पॉइंट हो गया, या हम इसको मूल बिंदु बोलें। यहाँ से टूल कटिंग करते हुए यहाँ आएगा, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं ए। ये इस पॉइंट, फिर कटिंग करते हुए टूल क्या होगा, यहाँ से सीधा कटिंग करते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस कटिंग पॉइंट को हम मान ले रहे हैं बी। फिर सीधा कटिंग करते हुए सी, और फिर डी पे यहाँ पे पहुँच जाए। तो ये चार हमारे पॉइंट मिल रहे हैं। इन चारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम दोनों सिस्टम में एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में ज्ञात करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट में देखते हैं। एक्स, जेड, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी। देखिए, जब हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं तो दो तरीके के सिस्टम यूज करते हैं, एक डायामीटर और दूसरा रेडियस। तो ज़्यादातर हम डायामीटर सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट को ज्ञात करते हैं। इसमें होता क्या है कि डायामीटर जो है वही सीधे सीधे हम लिख देते हैं। अगर यहाँ पे रेडियस सिस्टम तो 10 है, तो यहाँ से क्या होगा, 5 ऊपर जा रहा है। अगर इसकी को डाया बताते मशीन को कि 10 डाया कैसे बनाना है, तो वो क्या होगा, 10 डाया का बनाएगी। तो हम जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं वो डायामीटर में ज्ञात कर रहे हैं, सीधे सीधे। ज़्यादातर डायामीटर में हम इसलिए ज्ञात करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना हो। अगर इसी को रेडियस में, तो हमें हर डायमेंशन की आधा करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी आधा करने के लिए। तो यहाँ से देखिए, एक्स, ये वाला एक्सिस हमारा क्या है, एक्स है, और ये क्या, जेड है। तो एक्स कितना जा रहा है, मान टूल यहाँ पे हम ले आए, और यहाँ से कटिंग करते हुए इधर, तो कितना जाएगा, डाया के बराबर, डायामीटर में कर रहे हैं। ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा, और हम दशमलव लगा के जीरो लिख देते हैं। इसका मतलब अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या गलती हो जाएगी, अगर ये नहीं लगाए हुए हैं तो इसको ये माइक्रोन में मशीन रीड करती है, इसलिए हम पॉइंट लगा के जीरो लगाते हैं। जेड में देखें तो जेड में अगर हमने बताया कि दाहिने तरफ जाएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाईं तरफ जाएगी तो निगेटिव। पर इसमें क्या है, जेड में ना दाएं जा रहा है ना बाएं, कोई भी विस्थापन या हम कहें कि दूरी नहीं तय कर रहा है टूल, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। अब बी पॉइंट पे देखें तो हमने बताया कि एब्सोल्यूट में मूल बिंदु हमेशा नियत रहेगा, तो इसी से लेंगे। तो इससे डाया कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। डाया यहाँ पे भी क्या है, 10 ही है। और जेड क्या हो रहा है, बाईं तरफ आ रहा है, तो बाईं तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -10। सी पे देखें तो सी पे डाया क्या हो रहा है हमारा, 20 हो जा रहा है, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। और जेड क्या है हमारा, -10 ही है। डी पे देखिए तो डी पे डाया क्या है हमारा, 20 है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगी। और जेड देखें तो 10 और 20 बाईं तरफ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, -30। ये तो हमने एब्सोल्यूट में देखा। अगर इसी को इंक्रीमेंटल में ज्ञात करें
अगर इसी चीज़ को इंक्रीमेंटल में ज्ञात करें तो देखिए क्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए तो सेम रहेगा क्योंकि मूल बिंदु अभी क्या है वही है। तो 10 और 0, आगे दशमलव लगा के लिखेंगे। बी क्या हो जाएगा हमारा, अब बी के लिए ए मूल बिंदु हो जाएगा। तो देखिए डाया में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ए पे जो डाया है वही बी पे है, तो ये 0 हो जाएगा। और जेड क्या हो जाएगा, अब जेड जा रहा है -10, आगे दशमलव लगा के 0 लगाएंगे। सी पे क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए सी के लिए मूल बिंदु बी हो जाएगा। तो डाया कितना बढ़ रहा है, 10 तो पहले ही हमने ले लिया है, तो 10 सिर्फ बढ़ रहा है। तो सी पे क्या हो जाएगा, एक्स 10 हो जाएगा। और देखिए जेड कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो 0 हो जाएगा। डी पे देख ले, तो डी पे हमारा क्या है, तो डी के लिए सी मूल बिंदु हो जाएगा। तो डाया में कोई बढ़ोतरी नहीं, मतलब 0। और जेड क्या होगा, माइनस, सी से कितना जा रहा है, तो 20 जा रहा है, -20। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। आगे आगे हम जब प्रोग्राम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आज की क्लास बस इतनी ही। आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ चीज़ें हैं। तो एक दो बार में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएंगी। तो आज की क्लास बस इतनी। धन्यवाद।